अणुवर्त विद्यालय के ऑनलाइन अध्ययन सत्र में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के प्रथम अध्याय में हम अध्ययन कर रहे थे भोजन और मानव स्वास्थ्य। इसके अंतर्गत हमने भोजन क्या है, इसके प्रकार, संतुलित व असंतुलित भोजन और उसके पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा। कौन कौन से पोषक तत्व है और उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। जैसा कि मैंने दर्शाया है, हमने अभी तक पढ़ा है भोजन के पोषक तत्व और उसके बाद शुद्ध जल के गुण। शुद्ध जल हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, उसके क्या गुण होने चाहिए, अर्थात शुद्ध जल किसे कहते हैं। तो शुद्ध जल वह होता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो, जिसमें कोई प्रकार के कीटाणु नहीं हो, जो ऑक्सीजन से प्रचुर मात्रा से युक्त हो। इस प्रकार शुद्ध जल का हमारे शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं में योगदान है। अब उससे अगला विषय है मोटापा, ओबेसिटी। हमारा अगला टॉपिक मोटापा। आपने देखा होगा वर्तमान में अनियमित खान पान और असंतुलित दिनचर्या के कारण मोटापा बढ़ रहा है। ये जरूरी नहीं है कि सभी मोटे हैं, लेकिन देखने में यह आता है कि मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है जंक फूड, व्यायाम नहीं करना, अनियमित दिनचर्या, लेट सोना, लेट उठना आदि बहुत सारे अन्य अन्य कारण जो इससे जुड़े हुए हैं और वो मोटापे के रूप में परिलक्षित होते हैं। मोटापा शरीर की स्ट्रक्चर को, संरचना को तो बिगाड़ता ही है, साथ साथ में विभिन्न रोगों का घर भी है। इसलिए एक स्वस्थ मनुष्य के लिए एक शरीर का निर्धारित किया गया है कि इतना वजन होना चाहिए उसकी शरीर की लंबाई के अनुसार। तो चलिए हम मोटापे के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो मोटापा है क्या? शरीर में अत्यधिक वसा का जमा होना। शरीर में अत्यधिक वसा का जमा होना। अब मोस्टली वसा कहां जमा होती है? पेट पे, जिसे वेली फैट कहते हैं, नितंब पे, पैरों में, बाजुओं में, कमर में। तो ये जो फैट जमा होती है यही क्या बनाती है? मोटापा, जिसे चर्बी बोलते हैं हमारी भाषा में। और ये हमारे शरीर के स्ट्रक्चर को बिगाड़ देती है। इसके क्या कारण है? मोटापा क्या है इसके बारे में जानते हैं, कैसे इसको मापा जाता है। तो इसे बीएमआई से मापते हैं। मोटापे का जो स्ट्रक्चर है कि ये मोटापा कैसा है, किस प्रकार है और इसको कैसे नापे, कितना मोटापा है। तो उसके लिए एक स्केल बनाया गया जिसे बीएमआई नाम दिया गया, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स लिखा है मैंने। शरीर भार सूचकांक, हिंदी शब्द है शरीर भार सूचकांक। मास में भार होता है, तो शरीर भार सूचकांक। अब ये बीएमआई क्या है? ये मानव भार व लंबाई का अनुपात है। मानव के भार और उसकी लंबाई का क्या है? अनुपात है। अब इसको निकालते कैसे है? तो मानव की जो लंबाई है उसको मीटर में बदलते हैं। मानव की जो लंबाई है ना उसको मीटर में बदलते हैं। जैसे मान लीजिए 5 फुट 6 इंच है, तो 5 फुट 6 इंच क्या हो गई? 167 सेमी के करीब हो गई। उस सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, यानी 1.67 मीटर हो गया। 100 का भाग दिया, 1.67 मीटर हो गया। अब एक व्यक्ति का वजन 80 किलो है, उसमें किसका भाग देंगे? 1.67 गुणा 1.67, और जो बीएमआई आएगा वही बॉडी का मोटापे का स्थिति दर्शाएगा। जैसे हमने इसमें लिखा है ना 25 किलो मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब लंबाई का मीटर में बदलकर उसकी मीटर गुणा मीटर, यानी क्षेत्रफल का भाग देना। बॉडी का क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई गुणा लंबाई, ये फॉर्मूला है इसका। तो अगर ये पैमाना 25 किलोग्राम से कम आए, इसका मतलब हम मोटे नहीं हैं। मोटापा पूर्व स्थिति, यानी मोटापे से पूर्व की स्थिति है। और यही अगर 30 किलोग्राम आ जाए, 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आ जाए, तो मोटापा अधिक है। ये बीएमआई कहलाता है, बॉडी मास इंडेक्स। और उसको निकालते हैं वजन में लंबाई की वर्ग का भाग देते हैं, लंबाई गुणा लंबाई का भाग देते हैं, हमारा बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा। ये मोटापा है।
अब मोटापा हो गया तो मोटापे के कारण कौन कौन से रोग हमारे शरीर में हो सकते हैं? देखिए, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है वो पेट होता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। सर्वाधिक अंग यही सिस्टम में सेट है। और मोटापा, अगर जब मोटापा फैलता है तो सबसे पहले पेट को अपने आगोश में लेता है। तो मोटापे के कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं? हृदय रोग। क्यों? मोटापा फैलेगा तो हृदय की जो धमनियां हैं वो उस चर्बी से दब जाएगी, तो हृदय रोग होने की संभावना रहेगी। श्वास रोग, देखते हैं आप मोटे आदमी को चलने में परेशानी होती है, श्वास फूलने लगता है, फेफड़ों में प्रेशर बढ़ जाता है। मधुमेह रोग, डायबिटीज हो जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे रोग हैं, शरीर में सुन्न होना, ऊर्जा की कमी होना, भूख ज्यादा लगना, ये बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। तो मोटापे के क्या कारण हो सकते हैं? ये रोग तो हो सकते हैं, मोटापा भी बढ़ गया, लेकिन इसके कारण क्या है, उस कारण पे अब चर्चा करते हैं। इसका सबसे पहला कारण मैंने आपको बताया था, ऊर्जा के सेवन व उपभोग में असंतुलन। हमने खाना खाया, सो गए, घुमाई नहीं की, घूमे नहीं, या कोई ऊर्जा व्यय वाला काम नहीं किया, तो क्या होगा? उससे ऊर्जा का जो हमने सेवन किया उसका उपभोग सही तरीके से नहीं हुआ, यानी उनमें असंतुलन पैदा हो गया। और असंतुलन होने का मतलब क्या हो गया? वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ऊर्जा चर्बी में, वसा में, फैट में, और वो हमारी बॉडी में ऊर्जा मोटापा बढ़ाने लगेगी। इसलिए ऊर्जा का सेवन करें तो उसके उपभोग का भी पहले सिस्टम बनाएं। रात को खाना खाते ही विश्राम न करें, घूमने के लिए जाएं। दिन में खाना खाने के बाद थोड़ी देर लेटने का विधान है, वरना अपने काम में लग जाएं। इससे चर्बी नहीं बनेगी। दूसरा है अत्यधिक चर्बी युक्त भोजन, ज्यादा फैटी एसिड्स का, जैसे तली फली चीजें ज्यादा खाना, अधिक तेलीय चीजें खाना भी मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा, जंक फूड का सेवन। जंक फूड का मतलब पिज्जा, बर्गर, इसके अलावा पानी पूरी, जो फ्राइड है, जो पैकिंग है, डब्बा बंद है, ये जंक फूड में ही गिनती आती है। उसके बाद है कम व्यायाम व स्थिर जीवन यापन। व्यायाम कम करना, ज्यादा लंबे समय तक सुखद जीवन जीना। जैसे अब हमारे गर्मी में थोड़ा सा परेशान हुए, एसी चलाकर बैठ गए, तो क्या हो गया? सुखद जीवन, शरीर को परेशानी नहीं देना। वरना गर्मी में अगर हम बिना पंखे के बैठते हैं, पसीना आएगा, तो उससे भी फैट बर्न होता है। लेकिन हमने अपने शरीर को जितना आराम देंगे उससे क्या होगा? मोटापा बढ़ेगा। फिर है आउटू अल्प सक्रियता। आउटू ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं आउटू ग्रंथि। अल्प सक्रियता, इसकी अल्प सक्रियता से भी मोटापा बढ़ सकता है। तो ये हमने मोटापे के कारणों को जाना। अब आते हैं अगला विषय, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में हमारे शरीर में आपको पता है 5 से 7 लीटर खून होता है, और बहुत सारी धमनियां हैं, नाड़ियां हैं, उनमें रक्त बहता है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम बहता है। तो रक्तचाप किसे कहे? रक्त वाहिनियों में रक्त द्वारा, वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दबाव रक्त दाब कहलाता है। जैसे आपने देखा वो नल में पानी आ रहा है, हमने उसको दबा के, तो वो तेज प्रेशर से बहता है। तो वही है, रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दाब रक्तचाप कहलाता है। रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर, वाहिनियां मतलब पाइपलाइंस हमारी बॉडी में भी है, तो वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दबाव रक्तचाप कहलाता है। अब देखिए, हमारे शरीर में रक्त को ले जाने के लिए 2 प्रकार की वाहिकाएं होती हैं। 2 प्रकार की वाहिकाएं, 2 प्रकार की पाइपलाइंस है। एक होती है धमनी और दूसरी होती है शिरा। धमनियां क्या करती है? रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाती है, रक्त को हृदय से अंगों तक, और शिरा क्या करती है? अंगों से हृदय तक लाती है। ये इनमें मेन अंतर है। धमनियां की दीवारें मोटी होती है, शिराओं की दीवारें पतली होती है। तो धमनियां हृदय को अंगों तक ले जाती है, रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाती है, और शिराएं अंगों से हृदय तक लाती है रक्त को। जो रक्त होता है उस रक्तचाप को हम सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में व्यक्त करते हैं। 2 प्रकार से, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, 2 है इसमें। इसे 180/80 के रूप में व्यक्त करते हैं। सिस्टोलिक दाब क्या है और डायस्टोलिक क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। तो सिस्टोलिक है, धमनियों के रक्त दाब को दर्शाती है, यानी ऊपर वाला जो है ये सिस्टोलिक है,
ये धमनियों के रक्तदाब को, और डायस्टोलिक है वो नीचे वाला है, ये नीचे की संख्या हृदय की पेशियों के शिथिलन को दर्शाती है। अब हृदय की पेशियां शिथिलन हो गई, रक्त अंगों में चला गया। तो ऊपर वाला है वो धमनियों के रक्तदाब को दर्शाता है, और डायस्टोलिक नीचे हृदय की पेशियों के शिथिलन को दर्शाता है। ये डायस्टोलिक होता है, ये सिस्टोलिक होता है। 120/80। सिस्टोलिक दाब 90 से 120 तक सही है। किसी का 90 से 120 तक है तो ब्लड प्रेशर उसका सही है, और डायस्टोलिक 60 से 80 के बीच में है तो सही है, 60 से कम है तो ब्लड प्रेशर लो हो गया। और सिस्टोलिक दाब 90 से 120 से ऊपर है, इसका मतलब उसका ब्लड प्रेशर क्या हो गया, हाई। इसको उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप से, इसके बारे में आगे डिटेल स्टडी करेंगे। अब नापा कैसे, तो इसके लिए एक उपकरण बनाया गया जिसका नाम था रक्तचाप मापी, स्फाइग्नोमैनोमीटर। स्फाइग्नोमैनोमीटर, रक्तचाप मापी, स्फाइग्नोमैनोमीटर के द्वारा इसको मापा गया। सर्वप्रथम 1733 में स्टीफन हेल्स ने घोड़ों में रक्तचाप को मापा। यानी जब स्फाइग्नोमैनोमीटर खोजा गया तो सबसे पहले घोड़ों में मापा गया था। किसने मापा था? स्टीफन हेल्स ने। ये याद रखना, 1733 स्टीफन हेल्स ने घोड़ों में रक्तचाप को मापा। सन 1983 में कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया। नापा गया लेकिन रक्तचाप को परिभाषित नहीं किया। रक्तचाप है क्या? हमने जैसे परिभाषा पढ़ी ना, रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दाब रक्तचाप कहलाता है। तो सन 1983 में कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया। उन्होंने रक्तचाप को बताया कि रक्तचाप होता क्या है। इस प्रकार शिराओं और धमनियों में रक्त के चाप को, रक्त के प्रवाह को, दाब को मापा गया। आपको पता है, एक नॉलेज की बात मैं बताता हूं, रक्तचाप जो होता है वो दोनों, हर शरीर के अंग, दाएं और बाएं भाग का अलग अलग होता है। दाईं बाजू का रक्तचाप अलग होता है और बाईं बाजू का अलग होता है। क्यों? रक्त के प्रवाह की दर अलग अलग होती है। रक्तचाप को दो भागों में बांटा गया है, पहला अत्यधिक रक्तचाप और दूसरा निम्न रक्तचाप। इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि जो 90 से 120 से ऊपर हो जाए वो उच्च रक्तचाप कहलाता है, और जो 60 से 80 के बीच में हो जाए, उससे अधिक हो जाए, वो निम्न रक्तचाप। 60 से नीचे आ जाए, 60 से नीचे आ जाए तो ये डायस्टोलिक दाब, ये कम हो गया, इसका मतलब रक्तचाप क्या हो गया, निम्न हो गया। इस प्रकार आज हमने रक्तचाप के बारे में जाना। इसके दो विभिन्न कारक हैं, उनके बारे में अगले सत्र में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।